Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो एक और PYQs का सेशन लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारे सेशंस किए हैं एंड आई होप जितने भी सेशंस मैंने किए हैं वो क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। उनके जो आंसर हैं वो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला जो क्वेश्चन हमें गिवन है उस क्वेश्चन में हमें बोला गया है फॉर फंडामेंटल पार्टिकल्स चार्ज, बेरन नंबर, स्ट्रेंजनेस एंड द आइसोस्पिन, इनमें रिलेशन बताना है हमें, है ना। तो ग्लेजन और निजीमा वाला जो फॉर्मूला है कुल मिलाकर वो हमें फॉर्मूला पूछा गया है। तो इस फॉर्मूला को आप बना भी सकते हो। आपके पास जो T3 यानी कि जो आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है Q माइनस क्यू एवरेज। Q एवरेज का मतलब होता है जो आप चार्ज सिस्टम ले रहे हैं उस चार्ज सिस्टम का एवरेज मास, एवरेज चार्ज। तो यहां से Q बार जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, वो हो जाता है Q माइनस T3। Q बार की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाती है, Q माइनस T3 ये वैल्यू हो जाती है। फिर आपने पढ़ा है Y यानी कि जो हाइपर चार्ज नंबर है Y वो किसके इक्वल होता है, S प्लस बी, और Y ही किसके इक्वल होता है, 2Q बार के इक्वल भी होता है। तो यहां से इन दोनों को इक्वेट करोगे तो S प्लस बी और 2Q बार की जगह आप क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे, Q माइनस T3 ये सब्सटीट्यूट कर दोगे। तो यहां से आपके पास बन जाएगा, ये बन जाएगा S प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू Q माइनस T3। तो यहां से Q इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा T3 प्लस ये हो जाएगा किसके बराबर, B प्लस S अपॉन 2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा Q इक्वल्स टू T3 प्लस B प्लस S अपॉन 2 यानी कि 4। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ मेंबर ऑफ सिग्मा ग्रुप ऑफ अ पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 U क्वार्क एंड 1 S क्वार्क। तो U क्वार्क के लिए जो चार्ज होता है U क्वार्क, तो U क्वार्क का चार्ज होता है 2/3e पॉजिटिव में, और जो S क्वार्क होता है S क्वार्क उसका जो चार्ज होता है -1/3e नेगेटिव में। तो दो U क्वार्क है और एक S क्वार्क है, तो U S का सिस्टम बन रहा है, यानी कि 2/3 प्लस 2/3 माइनस 1/3। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4/3 माइनस 1/3। तो यहां से ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा E। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस E यानी कि ऑप्शन ए। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ZXA। अब यहां पर देखो एटॉमिक मास सेम है और जो प्रोटॉन नंबर है वो 1 से इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो है ये क्या आएगा, एंटी न्यूट्रिनो आएगा, क्योंकि ये कौन सा डीके हो गया, बीटा माइनस। तो ये हो गया बीटा माइनस डीके, और बीटा माइनस डीके में जो हम इक्वेशन लिखते हैं वो लिखते हैं ZXA। ये हो जाता है Z प्लस 1 YA प्लस -1E0 प्लस ये क्या हो गया, न्यू बार यानी कि एंटी न्यूट्रिनो। तो हमारे पास इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 238, मास नंबर है 238, ये ब्रेक होता है किसमें, 2 न्यूक्लियाइज में। तो 238 2 इक्वल मास में ब्रेक हो गया। इक्वल मास का मतलब हो गया 1 एक जगह आ जाएगा कितना 119 और दूसरी जगह भी कितना आ जाएगा 119। इक्वल मास में ये ब्रेक हो गया, ठीक है। तो जो ओरिजिनल इसकी जो रेडियस है R0 वो कितनी है, 8 फर्मी है। इसकी जो रेडियस है 8 फर्मी है, तो इनकी रेडियस क्या होगी हमें निकालना है। तो हमें ये पता है R प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, A पावर 1/3। तो यहां से हमने लिखा R0 अपॉन A1, ये हो जाएगा A0 अपॉन A1 और पावर 1/3। तो R0 कितना है, 8 फर्मी। R1 हमें फाइंड आउट करना है। A0 की वैल्यू कितनी हो गई 238 और A1 की वैल्यू हो गई 119, ये पावर 1/3। तो यहां से ये कितना हो गया 8 अपॉन R1, ये हो गया 2 पावर 1/3। इसको क्यूब रूट कर दो तो R क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 क्यूब अपॉन 2, 8 क्यूब अपॉन 2, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.4 फर्मी। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6.4 फर्मी विच इज ऑप्शन ए। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट क्यू वैल्यू फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन। अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है सबसे पहले इसको लिखो, कैसे लिखोगे, तो इसको लिखा जाएगा 27Al, फिर D लिखा है पहले, तो इसका मतलब जो ड्यूट्रॉन है उसका यहाँ पर 1H2 आ गया, यहाँ पर 13 लिखो। फिर ये प्रोटॉन निकल रहा है साथ में, तो यहाँ पर बन रहा है 13Al और ये 28 और क्या निकल रहा है, प्रोटॉन। तो ये हो गया 1H1, ये इक्वेशन हो गई।
तो इसकी क्यू वैल्यू निकालनी है। तो इसकी क्यू वैल्यू किसके बराबर होगी, मास ऑफ एल्यूमिनियम 27, तो ये होगी मास ऑफ Al प्लस फिर ड्यूट्रॉन का मास ऑफ ड्यूट्रॉन, ठीक है, माइनस मास ऑफ Al और मास ऑफ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन हो जाएगा, और ये C² से मल्टीप्लाई हो गया। अब डेल्टा एम आप निकाल लोगे तो यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करो जो भी है। तो जो वैल्यू है Al की, जैसे Al 28 लिखा हुआ है, 27 वाला चाहिए आपको, 27, यहाँ 27 लिख देता हूँ मैं। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 26.98154, फिर प्लस ड्यूट्रॉन का कितना हो गया, ये हो गया 2.01473, माइनस Al28 का कितना हो जाएगा 27.9814, माइनस हाइड्रोजन वाला कितना हो गया, हाइड्रोजन का आ गया प्रोटॉन, ये रहा प्रोटॉन का कितना होगा 1.00794 और C²। अब ये AMU में, AMU को किस में कन्वर्ट करना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 931.5 से मल्टीप्लाई करा दो तो आंसर निकल जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6.32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कौन सा, C आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, ये आंसर आएगा। जब हम Q वैल्यू निकालते हैं मास के फॉर्म में तो हम करते हैं इनिशियल मास ऑफ प्रोडक्ट, नहीं मास ऑफ पेरेंट और माइनस मास ऑफ डॉटर, जब हम मास से निकाल रहे होते हैं, और इनटू C²। और जब हम काइनेटिक एनर्जी से निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई या प्रोडक्ट, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेरेंट, है ना। जब हम काइनेटिक एनर्जी से निकालते हैं तो इस तरह से निकालते हैं, तो मास से निकाल रहे हैं इसलिए मैंने जो LHS वाले हैं उनमें से RHS वालों को माइनस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहां पर हमें इसकी स्पिन बतानी है। स्पिन 5He और ये क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 है कि 3 है, एक बार चेक करने दो। 5He ये है 2, हाँ 2 है। तो यहां पर Z की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 2, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 3 हो गए। तो और जो है वहां से हमें लेके चलना है, तो ये हो जाएगा 1s 1/2 और ये हो जाएगा 1p 3/2। तो s के अंदर 2 फिल हो जाएंगे और यहाँ पर कितना होगा 1। तो इसकी जो j वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 3/2 इसकी j वैल्यू हो गई। तो इसकी स्पिन जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। रेस्ट मास ऑफ पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इनका रेस्ट मास कितना होता है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो यदि E1 Z है E1 N है, तो फॉर E1 Z एंड E1 N, यदि ये दोनों E1 है तो इसके लिए जो न्यूक्लियर स्पिन है उसकी वैल्यू कितनी होती है 0 फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए इसकी जो न्यूक्लियर स्पिन है उसकी वैल्यू होती है 0। यदि Z ऑड है और N भी ऑड है, तो दोनों ऑड है, ऑड Z प्लस ऑड N, तो इसके लिए जो इसकी न्यूक्लियर स्पिन होती है वो होती है H कट का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। H कट का क्या हो जाएगा ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि 1 2 3 जो लिखा हुआ है यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो ये सॉरी इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। ये क्या आएगा इंटीग्रल, ऑड नहीं आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल, H कट का इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल। एक मिनट रुकना। यदि ऑड Z है और ऑड N है, ऑड Z और प्लस ऑड N है, तो जो A है वो बनेगा E1, तो A E1 बनेगा। इस केस में जो I बनेगा वो बनेगा 1 2 3 और किस क्या H कट, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो ये भी सही है और पहला भी सही है। फिर थर्ड लिखा हुआ है फॉर ऑड A के लिए H कट अपॉन 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, ऑड इंटीग्रल, ठीक है, तो थर्ड भी सही है। फोर्थ फिर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, गलत हो गया कि मिरर न्यूक्लियाई जो है वो डिफर करते हैं किससे 1/2 से, जबकि मिरर न्यूक्लियाई किससे डिफर करते हैं 1 से डिफर करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
इन द सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी द टर्म्स प्रोपोर्शनल टू। अब सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला लिखना है तो ई की जो वैल्यू, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है सरफेस एनर्जी टर्म, एक होता है कूलम एनर्जी टर्म, एक होता है असिमेट्रिक और एक होता है पेयरिंग एनर्जी। तो वॉल्यूम एनर्जी टर्म जो है उसको आप लिखते हो ए, यहाँ पर वॉल्यूम का कांस्टेंट आ गया 8^2/3 प्लस सरफेस एनर्जी टर्म जो हो गया वो हो गया AS A^1/3 प्लस ये हो गया AC Z²/A^1/3 प्लस यहाँ से हो जाएगा AA Z-2A² अपॉन ये हो जाएगा A, और यहाँ पेयरिंग एनर्जी टर्म हो जाता है ये। हमें कौन सा टर्म पूछा है? हमें पूछा है कि जो A^1/3 और A^-1/3, तो A^1/3 तो कहाँ पर आ रहा है? सरफेस एनर्जी में, और जो A^-1/3 है वो कहाँ आ रहा है? कूलम एनर्जी में आ रहा है। तो ES प्रोपोर्शनल टू A^1/3 ये किस में आ रहा है? सरफेस एनर्जी के अंदर, और यहाँ से ES प्रोपोर्शनल टू A^-1/3 ये किस में आ रहा है? ये आ रहा है कूलम एनर्जी में। तो सरफेस एनर्जी और कूलम एनर्जी, यानी कि हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? आ गया ऑप्शन 1। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। टू अचीव कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अब चेन रिएक्शन के लिए हम लिखते हैं K से, और ये बराबर होती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन जनरेशन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन जनरेशन अपॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन प्रीसीडिंग जनरेशन, यानी कि पहले वाली जनरेशन। इन प्रीसीडिंग जनरेशन, प्रीसीडिंग का मतलब होता है इसके पहले वाली जनरेशन। तो यहां से तीन वैल्यू हमारे पास आती है, या तो k = 1 या k greater than 1 और या आता है k less than 1। तो यदि k = 1 होता है तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अगर k greater than 1 है तो इसको हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल, इसको हम क्या नाम देते हैं? सुपर क्रिटिकल k greater than 1 को, और इसको एक और नाम हम देते हैं बिल्डिंग अप। k less than 1 है तो इसको हम बोलते हैं सब क्रिटिकल, इसको हम बोलते हैं सब क्रिटिकल, और इसको हम बोलते हैं सब क्रिटिकल और डाइंग डाउन। ठीक है, ये अलग अलग नाम है इनके, ये नाम याद रखना, कई बार इनके जो ऑल्टरनेट नाम दिए हुए उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चेन रिएक्शन के लिए रिप्रोडक्शन फैक्टर जो उसकी वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? तो इसकी वैल्यू 1 और स्लाइटली ग्रेटर देन 1, यानी कि 4 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन की ग्राउंड स्टेट मिक्सचर होती है 3s1 का और 3d1 का। 3s1 का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 96%, 3d1 का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 4%। 96% कंट्रीब्यूशन, 4% कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। In the beta decay process, if the final state wave function is psi I and final state wave function is psi f, then which of the following is true? अब बीटा डिके प्रोसेस है, मान लो मैं बीटा माइनस लिख देता हूँ तो ये बन गया P + -1 E0 और प्लस ये माइनस, तो इसका जो फंक्शन है वो है psi I। अब psi I कैन नॉट बी इक्वल्स टू psi, ये जो psi I है ये दोनों अलग अलग होंगे, सेम नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी एक अलग स्टेट होगी, ये डिफरेंट स्टेट में है, ये डिफरेंट स्टेट में है, और ये जो है ये डिफरेंट स्टेट में आएगा, ये किस में आएगा? डिफरेंट स्टेट में आएगा। तो ये दोनों वेव फंक्शन इक्वल तो नहीं होंगे, तो इक्वल नहीं होंगे तो ऑप्शन डी जो है वो तुम्हारा हो गया गलत। पहले में लिखा है साई वेव फंक्शन ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस और साई एफ वेव फंक्शन ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। तो दूसरे में लिखा है वेव फंक्शन ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस द सम ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ द पेरेंट एंड डॉटर, तो ये तो गलत होगा, पेरेंट एंड डॉटर का कैसे सम करोगे? वेव फंक्शन ऑफ डॉटर न्यूक्लियस में सिर्फ ये होगा, बाकी के जो प्रोडक्ट होंगे वो भी इंक्लूड होंगे, तो ये गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है साई आई इज द वेव फंक्शन ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस, बिल्कुल ठीक है। साई एफ इज द प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो, ये सही है ना? तो ये हमारे पास सही आंसर आ जाएगा इसका कौन सा? सी। तो राइट आंसर इसके कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अकॉर्डिंग टू द शेल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस विच आर द पॉसिबल स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स ऑफ एफ ऑर्बिटल, पॉसिबल जो एफ के होते हैं वो होते हैं f7/2 और f5/2, है ना? कौन कौन से निकलते हैं? f7/2 और f5/2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका कौन सा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हाट इज द क्वार्क मॉडल ऑफ लैम्बडा? लैम्बडा का क्वार्क मॉडल निकाला है। लैम्बडा का जो चार्ज है वो कितना होता है? 0 होता है।
तो लेमडा का जो चार्ज जीरो होता है तो इसका मॉडल लिखते हैं हम यूडीएस। यू में चार्ज कितना है 2/3 पॉजिटिव है, डी में कितना होता है नेगेटिव होता है, और एस में भी कितना होता है नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा -1/3 और -1/3, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा UDS। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर स्पेरिकल न्यूक्लियस है, उसका वॉल्यूम है O। तो V प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक मास, तो V1/V2 इक्वल्स टू हो गया A1/A2। तो ये हो गया V, इसका जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है V, और जो बेरिलियम है उसका वॉल्यूम हमें चाहिए तो उसको V2 ही लिख रहा हूँ मैं। A1 यानी कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है और बेरिलियम का एटॉमिक मास है 8, तो 8 2 16, तो V इक्वल्स टू ये हो गया 2 इंटू V2, तो V2 की वैल्यू कितनी हो गई V/2। तो हमारे पास आंसर आ गया इसका V/2 यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कंसीडर द ऑपरेशन, पैरिटी ऑपरेशन है, टाइम रिवर्सेबल ऑपरेशन। तो पैरिटी ऑपरेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करता है पर मैग्नेटिक फील्ड को वो अनचेंज रखता है पैरिटी ऑपरेशन। तो पैरिटी ऑपरेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा और मैग्नेटिक फील्ड अनचेंज रहेगा, जबकि जो टाइम रिवर्सल ऑपरेशन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अनचेंज रहता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया सही आंसर हो गया। ध्यान रखना पैरिटी ऑपरेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवेरिएंट रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवेरिएंट रहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएंट रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएंट रहता है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या रहता है वो रहता है इनवेरिएंट। किसके अंदर? पैरिटी के अंदर। जबकि जो टाइम रिवर्सल है, जब आप टाइम रिवर्सल की बात करोगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या आएगा, ये आएगा इनवेरिएंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा इनवेरिएंट, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या आएगा, वो आएगा वेरिएंट। तो यही आंसर हो गया।